हेलो बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद साइंस वर्ल्ड में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 धातु है अधातु के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का आज हम हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न में क्या कहता है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो अन्यशील विलयन का कौन कॉपर धातु, अन्यशील विलयन है कॉपर धातु। बी क्या कह रहा है, MgCl2 विलयन का एल्यूमिनियम धातु। सी क्या कह रहा है, FeClSO4 विलयन का सिल्वर धातु। और डी क्या कह रहा है, AgNO3 विलयन का है वो कॉपर धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ, डी आंसर हो जाएगा AgNO3। क्या हो जाएगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। क्या हो जाएगा, विलयन व कॉपर धातु। यह क्या हो जाएगा, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है वो हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सा जो विक्रिया है उसका उपयोग है वो किया जाता है। कौन सी विधि का उपयोग है वो किया जाता है। तो ए देख लीजिए, ग्रीज लगाकर, बी पेंट लगाकर, सी जिंक की परत डालकर, डी उपयुक्त के सभी। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो लोहे का जो फ्राइंग पैन होता है, फ्राइंग पैन मतलब भोजन वगैरह पकाने के लिए, उसका जो बॉक्स होगा उसके ऊपर आप ग्रीज नहीं लगा सकते, पेंट नहीं लगा सकते, तो उसके ऊपर क्या होगा, ऑप्शन जो हमारा सी है, सी ऑप्शन है, जिंक के परत चढ़ाकर, जिंक के परत चढ़ाकर। यह ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा हमारा सही रहने वाला है। यह उत्तर क्या है, बिल्कुल सही रहने वाला है। बढ़िए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, या कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक तथा उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करती है। उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करती है। यौगिक जल में विलय है। यह तत्व कौन सा हो सकता है। यौगिक जल में क्या है, विलय है, जल में विलय है। तो एक देख लीजिए, कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी लोहा। तो यहाँ पे उत्तर होगा ए हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। ए बिल्कुल सही होने वाला है। तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम। कैल्शियम इसका उत्तर है वो सही होने वाला है। चलते बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक महंगा होता है। बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। सी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। डी टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार व स्विच दिया गया। आपको क्या क्या दिया गया, आपको एक हथौड़ा दिया गया, बैटरी दी गई है, बल्ब दिया गया, तार दिया गया, स्विच दिया गया है। ए क्या कहता है, इसका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप भेद कर सकते हैं। इनका उपयोग करके आप धातुओं एवं अधातुओं में कैसे भेद कर सकते हैं। तो एक ही बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं हथौड़े की। हथौड़े से जब उसको पीटेंगे तो क्या होगा, आघातवर्धता। आघातवर्धता का आपको याद होगा, आघातवर्धता गुण वह होता है जिसमें कि वह चद्दर के रूप में फैल जाते हैं। तो क्या होगा, लोहे से पीटने पर वह चद्दर के रूप में फैल जाएंगे। और बात कर रहे हैं, हमें क्या दिया गया है, इसका उपयोग क्या अधातु में किस प्रकार होगा। तो अधातु में आघातवर्धता नहीं होगी, धातु में पाई जाएगी। अधातु में आघातवर्धता नहीं होगी। आप लिख सकते हैं कि लोहे हथौड़े से धातु को पीटने पर उनमें आघातवर्धता का गुण दिखाई देता है, जबकि अधातु में नहीं दिखाई देता है, जबकि अधातु में उपयोग वो दिखाई नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं इस दूसरे वाले की। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा कहता है धातुओं एवं धातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों का उपयोगिता का आकलन कीजिए। उपयोगिता से पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो हमें और क्या दिया गया, हमें और दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी दी गई है, बल्ब दिया गया है, तार दिए गए हैं, स्विच दिए गए हैं। क्या दिया गया है, तो हम देखिए इस प्रकार से एक परिपथ का निर्माण कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक परिपथ का है उसका निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। जब हम परिपथ का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, परिपथ का निर्माण करने से विद्युत धारा का परिवहन हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, परिवहन होगा। अगर परिपथ बना लेते हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा का परिवहन हो जाता है। विद्युत धारा का, अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वह क्या है, धातु है। अगर नहीं हो रहा है विद्युत धारा का प्रवाह तो वो अधातु है। क्या है, वह अधातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जबकि धातु में विद्युत धारा का प्रवाह है वो होता है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है,
प्रश्न नंबर 6 में कहता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार, क्या इसकी परिभाषा लिख लीजिए, धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण व जल का निर्माण करते हैं। जी यहाँ पे धातु ऑक्साइड जो क्या करते हैं? अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कह देते हैं हम उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इनकी जो अभिक्रिया है वह भी देख लीजिए आप। हमने लिया Al2O3 लिया, क्या लिया हमने? Al2O3, उसकी HCl के साथ अभिक्रिया करवाई, क्या करवा दी? HCl के साथ अभिक्रिया करवा दी। तो क्या बनने वाला है? जी हाँ, बनने वाला है बिल्कुल लवण व जल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, लवण व जल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको संतुलित कर लीजिए आप, संतुलित कर लेते हैं जल्दी से इसको, देखिए 6 3, ये हमारी विक्रिया वो संतुलित हो चुकी है। आप इसे मिला लीजिएगा, यह विक्रिया क्या हो गई? हमारी संतुलित हो चुकी है, यह विक्रिया अच्छे से संतुलित हमने कर ली है। तो इसे आगे क्षार के लिए भी देख लेते हैं, यही ले लेते हैं और हम क्षार को ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्या लेते हैं? एक क्षार ले लेते हैं। तो क्या बनेगा? वही बनेगा, लवण व जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण व जल का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। यह किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए इसे संतुलित कर लेते हैं जल्दी से। तो जो हमारी विक्रिया है वो क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न नंबर क्या कहता है हमें? आगे वाला प्रश्न नंबर 7 कहता है हमें दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन की विस्थापन कर देते हैं, वह अधातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती है। तो जैसे दो धातुओं के नाम बताने हैं जो कर देते हैं, विस्थापन कर देती है। तो पहले लिखेंगे विस्थापन कर देती है, विस्थापन कर देती है। फिर देखेंगे विस्थापन नहीं करती है। तो पहले हम लिख लेते हैं विस्थापन कर देती है। तो जो हमारा जिंक और एल्यूमिनियम होता है वह क्या करता है? विस्थापन कर देता है। जिंक और एल्यूमिनियम है वो विस्थापन कर देते हैं, जबकि कॉपर और मरकरी विस्थापित नहीं करते हैं। कॉपर और मरकरी क्या करते हैं? विस्थापन नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 हमें क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 कहता है किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परीक्षण से आप एनोड कैथोड और विद्युत अपघटन कैसे बनाएंगे? तो M विद्युत धातु लिया हमने, क्या ले लिया? कोई धातु M ले ली है, M एक धातु लिया हमने यहाँ पर। उसका क्या कर रहे हैं? हमें एनोड पर अशुद्ध धातु होगी, वो एनोड पर आ जाएगी। क्या होगा? अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु कहाँ आएगी? एनोड पर आ जाएगी। शुद्ध धातु कहाँ आएगी? कैथोड पर आ जाएगी। जी हाँ, शुद्ध धातु कहाँ पर आ जाएगी? कैथोड पर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शुद्ध धातु कैथोड पर, अशुद्ध धातु कहाँ पर? अशुद्ध धातु आ जाती है एनोड पर, और शुद्ध धातु कहाँ पर आ जाती है? कैथोड पर आ जाती है। इसकी पतली परत होती है। शुद्ध धातु की परत क्या होती है? पतली होती है, पतली परत होती है, इसकी पतली परत होती है। शुद्ध धातु के हम क्या लेते हैं? पतली परत लेते हैं। और जो धातु लवण होता है, धातु लवण विलयन के धातु अपघटन के रूप में उपयोग में जाता है। तो लवण है वो लवण विलयन को अपघटन के उपयोग में लेते हैं। लवण विलयन अपघटन के लिए उपयोग। तो प्रश्न नंबर जो हमारा था 8, उसको भी हमने विस्तार से यहाँ पर देख लिया है, अच्छे से हमने जान लिया है। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 हमें क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 देखिए हमें कह रहा है कि प्रयुष ने सल्फर चूर्ण को सैंपल से लेकर उसे किए गए कि चित्र के अनुसार प्रणाली को उल्टा करके उसमें उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। एक एकत्रीय गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर गैस की कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर जो लिटमस पत्र है उस पर ऊपर है, इसकी कोई भी अभिक्रिया वो नहीं होगी। बी क्या? इसकी सेकंड कहता है आर्द्र विलयन पर पत्र पर आर्द्र विलयन क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आर्द्र विलयन नीले से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। नीले से
लाल हो जाता है, नीले से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यहाँ पर नीले से लाल किस में होता है, नीले से लाल किस में होता है, तो आप इसे अच्छे से कमेंट कर करके बताइएगा नीले से लाल है वो किस में होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बी की। ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ऊपर की अभिक्रिया क्या लिखना है हमें, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है वो लिख लेनी है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, सल्फर लिया है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो बिल्कुल इसे आसान सा क्वेश्चन है, इसे यहाँ पर संतुलित हम कर लेते हैं। सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, सल्फर डाइऑक्साइड है वो हमें प्राप्त होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से क्या करते हैं, इसमें जल मिला देते हैं, क्या करते हैं, जल में मिला देते हैं, तो H2SO3 हमें प्राप्त हो जाता है, H2SO3 हमें प्राप्त वो हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 हमें कह रहा है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो ग्रीस लगाकर क्या कर ले, ग्रीस लगा लो, पेंट कर लो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, ग्रीस लगाकर पेंट कर करके। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन हमें 11 कहता है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं क्या करती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कौन सा ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय प्रकार का ऑक्साइड है वो बनाती है, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बना देती है, यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण है वो कर देती है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्या अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 कहता है कि कारण बताइए प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्लेटिनम, सोना, इनका उपयोग है वो आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, तो इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किस कारण से किया जाता है, इनका वह कारण है वो हमें बताना है। तो ये इसका कारण हम बता सकते हैं, यह क्या होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, या कह सकते हैं तन्य होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, और क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। आघातवर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं वह चमकीले, या एक प्रकार की जो इनके गुण है वो इनमें पाए जाते हैं। इस कारण के क्या करते हैं, आभूषण बनाने में इनका उपयोग है वो किया जाता है, आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। बी देख लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तेल के अंदर संग्रहित करते हैं क्योंकि वायु से क्रिया करते हैं, वायु से क्या कर देते हैं, क्रिया करते हैं, वायु से क्रिया करते हैं, वह क्या कर देते हैं, वायु से क्रिया करते हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, या जल्दी आग पकड़ लेते हैं वायु और पानी के संपर्क में आने पर। इसका नहीं क्या करते हैं, जो तेल है उसके अंदर है वो डुबो कर रखा जाता है। प्रश्न नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से हम प्रश्न नंबर सी को जान लेते हैं। प्रश्न नंबर सी क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है। एल्यूमिनियम क्या है, एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन इसका उपयोग क्या करते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन में ही इसका उपयोग है वो क्यों किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा का क्या होता है, ये संग्रहण करता है, क्या करता है, ऊष्मा का संग्रहण है वो करता है। ऊष्मा के लिए ग्रहण करने में उसका ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। क्या करता है, ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा चालक। ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसके प्रश्न नंबर डी की तरफ बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर डी हमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर डी हमें कहता है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्साइड में से परिवर्तित किया जाता है। क्या करते हैं, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड डाइऑक्साइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑक्साइड का अपचयन कर क्या करते हैं, ऑक्साइड का अपचयन कर, ऑक्साइड का अपचयन कर क्या करते हैं, जब ऑक्साइड का अपचयन करना सल्फर व कार्बोनेट की तुलना में सरल होता है। क्या होता है, सल्फर व कार्बोनेट की तुलना में सरल होता है। कार्बोनेट व तुलना, जो ऑक्साइड है उसका अपचयन क्या होता है, सल्फर व कार्बोनेट की तुलना में सरल होता है। तो ये हमने प्रश्न नंबर कर लिया है, हमारा 12 कर लिया। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 हमें कहता है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। जो क्या होता है, हमने यहाँ पर क्या लिया, एक धातु लिया, तांबा लिया, क्या है, धातु है, कापा क्या है, कॉपर है, कॉपर है। जब कॉपर के ऊपर
जब क्या करते हैं, इसमें खाना वगैरह बनाते हैं तो जो चिकनाहट हो जाती है तो क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, जैसे कह सकते हैं जंग लग जाती है एक प्रकार की, कॉपर कार्बोनेट का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण है वो हो जाता है। और इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। जब इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, अम्ल की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लवण प्राप्त हो जाएगा। और इस कारण से किसका उपयोग करते हैं, खट्टे पदार्थ नींबू या इमली का रस वगैरह का इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहता है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं के बीच में विभेद कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हमें विभेद करने कह रहा है। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर करता तो हम लिख सकते तन्य होते हैं, आकार लिख देते हैं, कठोरता लिख देते, वो नहीं लिखना है। हमें रासायनिक गुणों के आधार पर क्या कर रहा है, विभेद पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक साइड में लिखेंगे हम धातु और यहाँ पर लिखेंगे अधातु। क्या लिखेंगे, धातु और अधातु के बीच हम क्या लिख रहे हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर करने वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, रासायनिक प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। धातु क्या होती है, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। धातु क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। जबकि अधातु क्या होते हैं, अम्लीय व उदासीन ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय व उदासीन जो ऑक्साइड है वह होते हैं। अम्लीय क्या होते हैं, अधातु होते हैं, वो अम्लीय उदासीन ऑक्साइड होती है। जबकि धातु क्या होती है, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं। धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या कहते हैं, धातु ऑक्साइड है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, जल बना देते हैं। जबकि अधातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। तो लिख लीजिए धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया द्वारा क्षार बनाते हैं। लेकिन अधातु क्या बना देते हैं, अम्ल बनाते हैं। यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि अम्ल जो अधातु ऑक्साइड है वो जो अम्ल जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण है वो कर देते हैं। तो अगला अंतर लिख लीजिए, तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। तनु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन तनु अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन का विस्थापन है वो कर देते हैं। लेकिन जो है धातु होता है हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करते हैं। हाइड्रोजन का विस्थापन है वो नहीं करते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। विद्युत जबकि क्या होते हैं, अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्व प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या जान ली, धातु व अधातु के हमने रासायनिक गुणों के आधार पर उनके अंतरों के बारे में हमने जान लिया। तो आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम। आगे वाला प्रश्न हमें क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कहता है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने व मलिन लोहे के आभूषणों से पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना एक महिला ने उसने सोने के कंगन उसे देती है। उसे वह विशेष विलयन में डालता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका वजन अत्यधिक कम हो जाता है। उस महिला को बहुत दुख होता है और वह तर्क वितर्क के पश्चात व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह आप इस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। तो यह विलेन किसका है, एक्वारेजिया का विलेन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था यह विलेन किस, तो यह विलेन होगा एक्वारेजिया। जी हाँ, यह विलेन किसका होगा, यह विलेन होगा एक्वारेजिया। यह विलेन होगा एक्वारेजिया का। इसमें क्या क्या मिला जाता है देख सकते हैं आप। सांद्र HCl लेंगे और इसके साथ में हम क्या ले लेंगे, HNO3 नाइट्रिक अम्ल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नाइट्रिक अम्ल सांद्र होगा यह भी। साथ में क्या ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक विलेन प्राप्त होता है। वह विलेन क्या होता है, एक्वारेजिया का विलेन है होता है। क्या होता है, एक्वारेजिया का विलेन होता है। HCl होता है 3 और HNO3 होता है 1, 3:1 के अनुपात में यह पाए जाते हैं।
तो प्रश्न नंबर आप 16 की बात कर लेते हैं। यह क्या होता है, एक्वारेजिया होता है, और यह क्या करते हैं, इसका उपयोग है वो इस प्रकार की जो बातें हैं लुटेरों वगैरह में भी किया जाता है। तो अब हम इसका भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना होता है, देखा सावधानी बरतनी होती है। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका क्या कारण है, तांबे का तो उपयोग करते हैं लेकिन इस्पात का नहीं करते। तो तांबा क्या होता है, तांबा का उपयोग करते हैं क्योंकि यह क्या होता है, जब गर्म होता है तो जल्दी से क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन लेकिन हमारे पास क्या इस्पात है वह क्या करेगा, इसके अंदर जो लोहा पाया जाता है, इस्पात के अंदर लोहा लिया था हमने, याद है ना, किस किस की मिश्र धातु होती है इस्पात। तो इसके अंदर जो लोहा होता है वह क्या करता है, जल के जो भाप होती है उसके साथ अभिक्रिया करता है, वह जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। क्या होगा, जंग लगना लग जाएगा इसने, इसलिए इसका जो उपयोग है वो नहीं करते हैं। तो हमने कर लिए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 के जो एनसीईआरटी के सभी प्रश्न उनको हमने हल कर लिया है। अब हम अगले वाली क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छे से उसको भी सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। पढ़ते रहिए अच्छे से, ध्यान लगा करके।